नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। तो इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी देखने के लिए मिल रही है। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इससे ठीक पहले हमारे पत्रकार लगातार जमीन पर बने हुए हैं और वहां की जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मोलेश्वर जी और वो हमें बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत क्या है। तो मोलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार जी, फिर इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में। जैसा कि आपने हरियाणा के चुनाव के दौरान देखा, हमने अपने पॉडकास्ट में खासकर प्यारा हिंदुस्तान की जो टीम है, वहाँ के जो पत्रकार हैं मोलेश्वर जी, उनको आपने सुना था। उन्होंने बहुत ही सटीक एग्जिट पोल दिया था और कहा था कि किस तरीके से जितने भी एग्जिट पोल हरियाणा को लेकर आ रहे हैं वो सभी धराशायी होंगे। और हमने खुद बताया था ये चीज़ आपको कि हरियाणा में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और इस वक्त सिर्फ प्यारा हिंदुस्तानी था जिसने बहुत ही सटीक तरीके से इसका जवाब दिया था और ज़मीनी हकीकत से आपको अवगत कराया था। अब ऐसे में एक बार फिर से हमारे जो पत्रकार हैं मोलेश्वर जी, वो इस वक्त महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, लगातार जो है वो ज़मीनी सर्वे कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने 10,000 किलोमीटर जो है सफ़र किया है, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो कोंकण हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो ठाणे हो, हर जगह वो गए हैं, हर गली कूचे वो गए हैं, हर जगह उन्होंने जो है घूमकर ये जानने की कोशिश की है कि वहाँ यानी महाराष्ट्र की जनता के दिल में क्या है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे कि हम ईगरली आपका वेट कर रहे थे, तो ज़रा बताइए कि महाराष्ट्र के इस रण में क्या आपको नज़र आ रहा है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? तो अंजलि जी, जिस जी। तरीके से आपने कहा कि हमारी जो महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, सभी महाराष्ट्र वासियों ने किस तरीके से उसको जी। सराहा है, उसकी कितनी प्रशंसा की है, ये आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी जमीन रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट को जिस तरीके से सराहा है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसको शेयर किया, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले हम सभी महाराष्ट्रवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज को जय करना चाहते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी कहना चाहेंगे। और जिस तरीके से सभी महाराष्ट्र के लोगों ने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को सराहा है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि हम 1 महीने से पूरे महाराष्ट्र में चुनावी कवरेज कर रहे हैं। सबसे जी। पहले हम नागपुर पहुंचे बिल्कुल थे, बिल्कुल। नागपुर के बाद वर्धा पहुंचे, उसके बाद परभणी, नांदेड़ पहुंचे, उसके बाद आपने किस तरीके से हमें देखा होगा जालना पहुंचे, छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे, उसके बाद नासिक पहुंचे, उसके बाद हम आपके मुंबई, ठाणे, और उसके बाद हम पालघर पहुंचे, फिर पुणे आए। तो लगातार हमने सभी जो आपके डिवीज़न हैं, आपके विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तरी महाराष्ट्र हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, पुणे हो, और सभी हमने कवर किए हैं। और उसके बाद आज हम आपके सामने मौजूद हैं। जी। 1 महीने की जी। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज हम अपनी जो ग्राउंड रिपोर्ट, हमने जो गांव-गांव जाकर जो लोगों से पता किया, जो उनसे पूछा क्या-क्या उनके मुद्दे होने वाले और उनको किसकी सरकार चाहिए, ये हमने उनसे पूछा। और आपने उस ग्राउंड रिपोर्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से सराहा। उसके इतर हम अपनी एक तरीके से एक सर्वे टाइप का कर रहे थे, जिसमें हम ये पता कर रहे थे कि इस सीट से कौन जीतने वाला है। तो लगभग 288 में से हम तकरीबन तकरीबन सभी जिले हमने कवर किए हैं। कुछ जी। हमारे जो वेस्ट महाराष्ट्र के हैं, उसमें कुछ जिले अभी छूट गए हैं। हम पुणे तक पहुंचे, उसके जी। बाद हम आगे इधर और जाना चाह रहे थे, लेकिन इधर रैलियों का शुरुआत हो चुकी थी। तो हम अभी तक लगभग 288 सीटों का आंकड़ा हम आपके सामने आज लेके आए हैं। तो हम सभी महाराष्ट्र वासियों को कहते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में एकमात्र प्यारा हिंदुस्तान था जिसने एक सटीक एग्जिट पोल, तमाम बड़े बड़े एग्जिट पोलों को धराशायी करते हुए, हमारा एकमात्र जो ग्राउंड पर गए थे हम, 2 महीने हमने हरियाणा में खूब मेहनत की, जनता की राय जानी, तब जाके एकमात्र हमारा चैनल था जो बीजेपी को बहुमत की सरकार दिखा रहा था। बाकी बड़े बड़े चैनल, सर्वे जी। करने वाले, एग्जिट पोल बिल्कुल करने बिल्कुल। वाले धराशायी हो गए। उसके बाद से जनता ने प्यारा हिंदुस्तान को काफ़ी सराहा। और हमने जो कहा था आपको कि हम महाराष्ट्र का सटीक एग्जिट पोल लेके आएंगे, तो हम लेके आने वाले हैं। उससे पहले हम ग्राउंड सर्वे लेके आए हैं 288 सीटों का। अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है इस बार 288 सीटों में, किसका आंकड़ा होगा भारी और किसकी होगी
करारी हार। आपके सामने हम आंकड़े अब जारी करना चाहते हैं। तो अंजलि जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि जी हमने जी 288 में जितने भी जिले आपके महाराष्ट्र में, जितने भी विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पूरे आपके जितने भी इलाके हैं, हमने सभी में एक तरीके से सर्वे किया है। और आज हम उसको आपको, महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश की जनता को जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि किसके आने वाली है 23 नवंबर को सरकार। और 20 नवंबर को जब लोग मतदान करने जाएंगे तो उनके मन में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, हम वो आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम आपको ये बता दें कि जो लोकसभा में जो परिणाम आए थे, जिसमें कि महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा एज मिला था, लेकिन अब जो महायुति सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी उसके हैं, उससे एक दिखाई दे रहा है कि महायुति ने बहुत ही बड़ा कमबैक कर लिया है और एक तरीके से जाति जाति सत्ता को किस तरीके से अपने मुट्ठी में कर लिया है, ये अब हम आपको आंकड़े के तरीके से समझाते हैं कि तमाम जो आपके डिवीजन है आपके महाराष्ट्र में, जो जो इलाके हैं, मराठवाड़ा है, विदर्भ है, उत्तरी महाराष्ट्र है, वेस्ट महाराष्ट्र है, कोंकण है और आपका मुंबई का इलाका है, उसमें किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। हमारे अनुमान से हम खुद जमीनी स्तर पे गए हैं, वहाँ की स्थानीय जनता से पूछा है, आपने उसका सर्वे भी देखा, उसको खूब सराहा है। अब हम आपको अपना जमीनी सर्वे जो बता रहे हैं, ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, क्योंकि इन दोनों पर रोक है चुनाव आयोग के द्वारा। तो हम अपना जमीनी सर्वे जो हमने जाकर विधानसभाओं में जो देखकर हम आए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं अपने अनुमान के द्वारा। तो सबसे पहले जी आपका जो रीजन आता है वो आता है विदर्भ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और जी बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की सीधी टक्कर है। लगभग 40 से बिल्कुल 42 सीटें बिल्कुल ऐसी हैं बिल्कुल जिस पर कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने सीधे रूप से टक्कर है। सबसे पहले आपको बता दें कि विदर्भ में जी लगभग 62 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी लगभग 47 सीटों पर लड़ रही है और 9 जी सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ जी रही है और 7 सीटों पर अजीत पवार लड़ रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें हम, तो लगभग 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 10 सीटों पर उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं और मात्र 17 सीटों पर वहां पर शरद पवार लड़ रहे हैं। इनमें से हम अगर आंकड़े की बात करें कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तो बीजेपी की बात करें तो 47 में से 37 सीटें हैं वहां पर बीजेपी विदर्भ, अपना जो इलाका है बीजेपी का विदर्भ इलाका, वो इस बार बीजेपी एक तरीके से वहां पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। 47 में से 37 सीटें जीतने जा रही हैं और जो वहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है, 9 में से 3 सीटें जीत रही हैं और अजीत पवार की 7 में से 3 सीटें आ रही हैं। और वहीं जो कांग्रेस है, बड़ा झटका लगने जा रहा है कांग्रेस को विदर्भ के इलाके में, जिसमें से 41 सीट में से मात्र कांग्रेस को 12 सीट आ रही है। क्योंकि जो कहा जाता है, जब भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है तो कांग्रेस हमेशा उसमें मात खाती है, ये विदर्भ में हमें दिखाई दे रहा है। और जो उद्धव ठाकरे हैं वो 10 में से केवल 4 सीटें पा रहे हैं और जी जो आपके शरद पवार हैं वो 12 में से मात्र 4 सीटें पा रहे हैं। तो विदर्भ का जो इलाका है जी उसमें महायुति ने काफी बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की है। लगभग 62 सीटों में से आपको लगा दें तो लगभग लगभग 62 में से 43 सीटें अकेले ही जो महायुति है वहां पर जीत के आ रही है। वहीं अब दूसरे बड़े इलाके में जाते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र, जिसमें कि शरद पवार की काफी बड़ी पैठ नजर आती थी, लोकसभा में भी दिखाई दिया, पिछले 2019 के इलेक्शन में भी दिखाई दिया कि शरद पवार की एनसीपी वहां पर काफी बड़ी तादाद में वहां पर उसके आमदार जीत के आए थे, विधायक जीत के आए थे। अब वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि चल रही है और जो किसानों को खेती में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, 30% महाराष्ट्र का इकलौता जो पूरा बिजली का खर्चा आता है वो किसानों के द्वारा जो हैंड पंप यूज किए जाते हैं, जो पंप यूज किए जाते हैं, जो मोटर यूज की जाती है वो बिजली से यूज की जाती है, उसमें किसानों का काफ़ी खर्चा आ जाता है। उसको महायुति की सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इसको फ्री कर दिया, उससे किसान काफ़ी खुश हैं। और जो वेस्ट महाराष्ट्र है वहाँ पर किसानी खूब होती है, शरद पवार का गढ़ माना जाता है। तो इस बार वहाँ पर बीजेपी सेंध मारती हुई नजर आ रही है। लगभग 70 सीटें हैं पूरे वेस्ट महाराष्ट्र में, उसमें से बीजेपी 31 सीटों पे लड़ रही है, जिसमें से इस बार बीजेपी वहां पर 24 सीटें जीतने जा रही है, ये हमारा जमीनी सर्वे बता रहा है। और जो एकनाथ शिंदे हैं वो 13 सीटों पे लड़ रहे हैं, मात्र 5 सीटें उनको मिल रही है। और जो अजीत जी पवार हैं
वहां बिल्कुल, पर बिल्कुल। एक शरद पवार और अजीत पवार काफी आमने सामने की टक्कर है। 25 सीटों पे लड़ रहे हैं भतीजे, मात्र 10 सीटें उनको मिलने जा रही है। और वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ बात करें हम, कांग्रेस मात्र वहां पर 19 सीटों पे लड़ रही है, जिसमें से कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिलने जा रही हैं। शिवसेना है केवल 12 सीटों पे लड़ रही है, जिसमें से केवल 3 ही सीटें उनको वेस्ट महाराष्ट्र में मिल रही है। और शरद पवार की बात करें, जो सबसे जाने माने वाले चेहरे वहां पर वेस्ट महाराष्ट्र में, वो लगभग 38 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र उनको भी इस बार 18 सीट आ रही है। तो जो वेस्ट महाराष्ट्र शरद पवार का अपना गढ़ बताया जाता था, उस गढ़ में बीजेपी ने सेंध मारी है, बहुत बड़ी सेंध है। और एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर वहां पे सामने आ रही है। 70 में से, अंजलि जी मैं आपको बता रहा जी, हूं, 70 में से जी। केवल हुँ। अकेले दम पे जो बीजेपी है वो वहां पर 25 सीटें जीतने जा रही हैं। ये जमीनी सर्वे से हम बता रहे हैं आपको। पुणे में जो पूरा माहौल है वो एक तरीके से पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो शहरी है और ग्रामीण में थोड़ा वहां पर महाविकास आघाड़ी की पकड़ है अभी भी, लेकिन जो शहरी इलाका है, जो बड़े बड़े शहर के इलाके हैं, जिस तरीके से पुणे में मेट्रो दी गई है, बसों में महिलाओं को फ्री हाफ टिकट किया गया है, महिलाओं का बुजुर्गों का फ्री में कर दिया गया है, तो इससे काफी जनता खुश नजर आ रही है। और अब सबसे बड़े मराठवाड़ा रीजन में अब हम आपको बता रहे हैं कि मराठवाड़ा रीजन में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी साख इस समय महाराष्ट्र में अगर किसी की लगी है तो एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। मराठवाड़ा रीजन किसका है और पूरा महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी है, ये दाव इस बार मराठवाड़ा में लगा है। जारंगे पाटिल की भी इस समय पूरी तरीके से आपको बता दूं, वहां पर उनकी एक तरीके से पूरी परख होने वाली है कि क्या इस बार जो मराठा समुदाय है वो इस बार जारंगे पाटिल के साथ होने वाला है, महाविकास आघाड़ी के साथ होने वाला है, उद्धव ठाकरे के साथ होने वाला है, या एक नाथ शिंदे की महायुति के साथ होने वाला है, बीजेपी की सरकार के साथ होने वाला है। ये बहुत बड़ी इस समय वहां पर एक तरीके से आपस में चर्चा चल रही है। लोगों से हम जब भी मिलते थे तो जो आमने सामने है वहां पर जो ज्यादा सीटों पर है वो एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक दूसरे के सामने है वहां पर। तो मराठवाड़ा में लगभग 46 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी लगभग 20 सीटों पे लड़ रही है और 17 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं और लगभग 10 सीटों पर अजीत पवार लड़ रहे हैं। इसमें से आपको बता दूं 20 सीटों में से बीजेपी 15 सीट ला रही है। बहुत ही बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, मराठवाड़ा में 20 में से 15 सीटें बीजेपी अकेली जीत के आ रही हैं और एकनाथ शिंदे को थोड़ा सेटबैक मिल रहा है। मराठवाड़ा में 17 सीटों में से मात्र उनको 6 सीटें मिलने जी। जा रही हैं। अजीत पवार को 10 में से केवल 2 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं दूसरे महाविकास आघाड़ी की जी। बात करें हम तो 15 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है केवल 5 सीटें जीतने जा रही हैं। उद्धव ठाकरे जो वहां पर 16 सीटें लड़ रहे हैं केवल 8 सीटें उनको मिलने जा रही हैं और जो शरद पवार हैं वो वहां पर लगभग आपको 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, उनको केवल 5 सीटें मिलने जा रहे हैं। तो मराठवाड़ा में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि या तो एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें मिलेंगी या फिर आपके उद्धव ठाकरे को, लेकिन जो दिखाई दे रहा है इस समय भारी तादाद में वहां पर बीजेपी के समर्थन में एक तरीके से लहर चल रही है पूरे मराठवाड़ा में। जो जारंगे पाटिल ने अपने लोगों के नामांकन हटाए हैं, जो विड्रॉ किए हैं, उससे मराठा लोगों में काफी मायूसी है। जो वो सोच रहे थे कि हमें मराठा आरक्षण मिलेगा, अब उनको ये लग रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने एससी बीसी का 10% आरक्षण जो उनको दिलाया था मराठा लोगों को, वो जो जारंगे पाटिल ने आंदोलन किया उसकी वजह से उसको भी कोर्ट के आदेश के बाद उसको भी हटना पड़ा था। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा जो भागीदारी होने वाली थी लोगों की, अभी भी जो मिल रहा है उसमें मराठा समुदाय के लोगों को मिल रहा है और 10% और एक्स्ट्रा मिल रहा था देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। उसको किस तरीके से जारंगे पाटिल और शरद पवार की षड्यंत्र की वजह से उसको मराठा समुदाय के बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से मराठवाड़ा में भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस समय नजर आ रही है। ठाणे और कोंकण में लगभग 39 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। इस बार बीजेपी को 17 में से 13 सीटें वहां पर मिलने जा रही हैं। एक नाथ शिंदे 18 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनको 9 सीटें मिलने जा रही हैं। और जो अजीत पवार हैं वो 4 सीटों पर वहां पर लड़ रहे हैं और उनको लगभग आपको बता दूं 4 सीटों में से मात्र उन्हें 1 सीट मिलने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें हम तो 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें से कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलने जा रही है और जो
24 सीटों पर उद्धव ठाकरे कोंकण ठाणे के डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें शिवसेना और उद्धव ठाकरे की और आपके एकनाथ शिंदे की वहां पर आपस में लड़ाई होने वाली। तो 24 सीटों पर जो उद्धव ठाकरे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको मात्र 8 सीटें मिलने जा रही हैं, और जो शरद पवार हैं वो वहां पर 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिनको मात्र वहां पर 2 सीटें मिलने जा रही हैं। तो ठाणे और कोंकण के डिस्ट्रिक्ट में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आ रही है। 17 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी जीत रही हैं। अब आते हैं हम मुंबई के इलाके में, वहां पर किस तरीके से हम आपको बता दें कि जो सबब का इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं मुंबई में। तो मुंबई आपको बता दें सपनों की राजधानी है। तो अब सपनों की राजधानी में कौन कब्जा करने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। मुंबई की 36 सीटों में से बीजेपी वहां पर 18 सीटों में लड़ रही है, जिसमें बीजेपी 14 सीटें जीत के आ रही हैं, और वहीं 14 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं, जिनको वहां पर 9 सीटें मिलने जा रही हैं। अजीत पवार लगभग 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, 1 सीट उनको मिलने जा रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें हम तो लगभग 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, मात्र 1 आ रही है। उद्धव ठाकरे लगभग 22 सीटों पे लड़ रहे हैं, केवल उनको 9 सीटें मिलने जा रही हैं। 1 सीट पर वहां पर शरद पवार लड़ रहे हैं, उनको एक भी सीट वहां पर मुंबई के इलाके में नहीं नजर आ रही है हमें, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है। अब दूसरी तरफ हम अब चलते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र में। नॉर्थ महाराष्ट्र में नासिक आ जाता है, उसकी बात कर देते हैं हम। नासिक सबसे बड़े प्याज की मंडी, वहाँ पूरा अंगूर की खेती होती है, तो किसानों से जुड़ा हुआ है पूरा नॉर्थ महाराष्ट्र। उनकी बात बताते हैं। 35 सीटें आपके नॉर्थ महाराष्ट्र में हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि बीजेपी 16 सीटें लड़ रही हैं, 12 सीटें जीतने जा रही हैं। एकनाथ शिंदे 10 सीटें लड़ रहे हैं, 4 सीटें जीत के आ रहे हैं। 9 सीटों पर अजीत पवार लड़ रहे हैं, केवल 2 सीटों पे आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो लगभग 12 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, केवल 2 सीटें आ रही हैं उनकी। 11 सीटों पर उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, केवल उनकी 4 सीटें आ रही हैं। और जो शरद पवार हैं 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, केवल 2 सीटें उनकी आ रही हैं। तो ये तमाम हमने सभी विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तरी आपका महाराष्ट्र हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, कोंकण का इलाका हो, मुंबई का इलाका हो, हमने सभी इलाके का आपको बता दिया। इस तरीके से ब्यौरा आने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि महाविकास अघाड़ी और आपकी महायुति दोनों में से किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हमारे जमीनी रिपोर्ट के आधार पे हम ये आपको कह सकते हैं कि महायुति की सरकार अब आने वाली है। लगभग 288 में से प्रचंड बहुमत के साथ 170 सीटों के साथ महायुति की सरकार आ रही है। और जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जो महाविकास अघाड़ी की सरकार 2.5 साल पहले थे, उसकी नाकामियों की वजह से इस बार उनको मात्र 94 सीटें मिलने जा रही हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि हमारे जमीनी सर्वे में हमें ये दिखाई दे रहा है कि महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको नजर आ रही होगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, पिछले 105 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस समय वह 115 सीटें जीत के आ रही है हमारे अनुमान के अनुसार। और एकनाथ शिंदे 81 में से 36 सीटें जीत रहे हैं, और अजीत पवार 58 में से 19 सीटें जीत के आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की बात करें हम तो लगभग 102 में से कांग्रेस लगभग केवल 27 सीटें जीत रही हैं। उद्धव ठाकरे 95 में से मात्र 36 सीटें जीत के आ रहे हैं। शरद पवार 85 सीटों में से मात्र 31 सीटें जीत के आ रहे हैं। तो केवल एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सेंचुरी पार करने वाली है, बाकी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 50 भी क्रॉस कर दे। तो सबसे बड़ी बात अंजलि जी यही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है, और बीजेपी अकेले दम पर 115 से ज्यादा सीटें यहां पर जीत के आ रही हैं। तो मोलेश्वर जी, जिस तरीके से अभी आपने ये बताया है, जो सर्वे आपने बताया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि लाड़की बहन योजना है, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो मराठा आंदोलन जो है उससे भी जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार है, कई सारे लाभार्थी हैं जिनको इन सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कई सारे मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर क्या निकल कर आ रहा है, किसके पक्ष में है ये जो योजनाएं लाई गई है, इसमें कितना असर पड़ रहा है, कितने पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, इसके बारे में भी जनता को जरूर बताइए। जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि जो ये लाभार्थी हैं, जो तमाम योजनाओं के फायदे इस बार महायुति की सरकार दे रही है, जो किसान हैं, जो युवा हैं, रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, लाड़की बहना की बात करें, तमाम जो जो मुद्दे आपने बताए हैं उन मुद्दों पर हम ये कह सकते हैं, जैसे लाड़की बहना
एक पूरे तरीके से किस तरीके से चुनाव को पलटने वाला एक योजना मैं आपको बता दूं। जो पहले बीजेपी कम में थी, महायुति थोड़ा हारने की कगार पे थी, इस एकमात्र योजना ने महिलाओं के वोट इस तरीके से महायुति की तरफ खींचे हैं। ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा जब 20 नवंबर को यहाँ की जनता, जो महिलाएं खासतौर पे लाड़की बहनें पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी। जो किसान हैं उनको किस तरीके से 30% जो बिजली यूज होती है पूरे महाराष्ट्र की, वो किसान अपने खेतों में यूज कर देते हैं, वो पूरी तरीके से मुफ्त कर दी है बीजेपी की सरकार ने। और सौर ऊर्जा, उनको सौर पंप दिए जा रहे हैं ताकि उनकी खेती जो है 90% सौर ऊर्जा का जो कीमत है वो सरकार अदा कर रही है, उसको चुकता सदा सरकार दे रही है। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जिस तरीके से, महायुति की सरकार ने किसानों के लिए जो यहाँ पर बिजली फ्री कर दी है, उससे भी काफ़ी यहाँ पर किसान खुश हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो किसानों के साथ हमने सभी जगह देखी, जो सोयाबीन के दाम है इस समय वो काफ़ी गिरे हुए हैं। और जो कपास की खेती के जो किसान हैं वो भी हमसे कह रहे हैं कि कपास इस बार कम कीमत में बिक रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव होने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन पिछले साल जब खेती हुई थी उस समय उनको अच्छा दाम मिल रहा था, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से वो कम दाम मिल रहा था, इसलिए जो किसान हैं वो इसलिए भी परेशान हैं। वहीं दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो आपको रोजगार की बात करते हैं, तमाम यहाँ पर बड़े बड़े हमें युवा मिले जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी युवा मिले। जिस तरीके से लाड़की बहना है, दूसरी तरफ एक ऐसी योजना लाड़का भाव योजना देवेंद्र फडणवीस की सरकार चला रही है, महायुति की सरकार चला रही है, जिसमें 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स होता है। जो युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। पीएम स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत ये योजना चल रही है महाराष्ट्र में, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को, छात्राओं को 10,000 रुपये की उनको सैलरी दी जाएगी। इस तरीके से उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि वो अपना जो काम है उसको अच्छी तरीके से करें, उनको कोई भी उसमें पैसे की कोई भी उसमें समस्या ना आए। क्योंकि पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को कहीं भी स्टाइपेंड नहीं मिलता था, कोई भी उनको सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन सरकार की इस योजना की वजह से युवाओं में खासा तौर पे एक तरीके से उत्साह है। और अब जिस तरीके से आपने कहा कि लाभार्थी, ये तमाम जो लाभार्थी वर्ग है ये आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एक तरीके से आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी इस बार बीजेपी आपके एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से लड़ने नहीं जा रही है। उनसे इस बार लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई उनसे है जो लाभार्थी हैं। क्योंकि लोगों को ये विश्वास हो गया है कि जो उनको योजनाओं का फायदा दे रहे हैं, जो उनको लाड़की बहना दे रहे हैं, जो उनको किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली दे रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 10,000 रुपये की उनको सैलरी दे रहे हैं, तो सबका भरोसा एक तरीके से बीजेपी की सरकार पे है। और अब जो ये लाभार्थी वर्ग हैं ये एक तरीके से कमाल करने वाले हैं और यहाँ पर महायुति की सरकार को लाने वाले हैं। तो मुलेश्वर जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कि अब वोटिंग में बहुत कम समय जो है बचे हुए हैं, तो एक तरफ कांग्रेस की 5 गारंटी है, दूसरी तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र है, तो क्या लग रहा है इस गारंटी और घोषणा पत्र का होने वाले वोटिंग पर कितना असर देखने के लिए मिलेगा, जरा इसके बारे में बताइए। जी, आपने सही कहा अंजलि जी। जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम जो घोषणा पत्र आ चुके हैं, 5 गारंटियां कांग्रेस की, राहुल गांधी ने खटाखट वाली स्कीम भी ले आए हैं, वो भी कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, वो भी महिलाओं को फ्री टिकट बस में देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को फिर से 3,000, युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता देने की बात कर रहे हैं। 5 गारंटियां उनकी भी जारी हो चुकी है। और बीजेपी ने किस तरीके से अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, अमित शाह द्वारा मुंबई में कर दिया। उसमें भी ये कहा गया है कि जो लाड़की बहना की योजना मिल रही है 1,500 वाली, उसको भी 2,100 करने वाले हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है वो 12,000 से 15,000 कर दी जाएगी। बुजुर्गों को 1,500 से 2,100 वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। और तमाम जिस तरीके से युवा हैं उनको 25 लाख नए रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऋण किसानों का है उसको माफ करने की बात की जा रही है। और जो योजना लाड़का भाव की है, जिसमें 10,000 रुपये सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को, उसको बढ़ाते हुए 10 लाख ऐसे युवाओं को तैयार किया जाएगा जिनको लाड़का भाव योजना दी जाएगी। तो तमाम जिस तरीके से जो राशन की फ्री राशन की स्कीम है इसको और आगे बढ़ाने की बात कर रही है बीजेपी। तो घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के आगे, लेकिन एक तरीके से जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे महाराष्ट्र के कि उनको किसके घोषणा पत्र पे ज़्यादा भरोसा है, तो उन्होंने एक ही बात हमसे कही कि कांग्रेस ने वादे हमेशा किए,
खटाखट की बात एक तरीके से कांग्रेस के अब खिलाफ होने लग गई है। कांग्रेस के जब भी हम किसी समर्थक से भी मिलते हैं, वो हमें ये कहता है कि कांग्रेस में जब भी राहुल गांधी खटाखट की बात करते हैं, उससे लोगों को भरोसा उठ गया है। क्योंकि उनको कर्नाटक में उन्होंने ये हाल देख लिया खटाखट का, हिमाचल में देख लिया है, आपके तेलंगाना में देख लिया, जहां अभी अभी कांग्रेस की कुछ साल पहले सरकार आ गई, वहां ये योजना हिमाचल में थोड़ा चालू की थी लाड़की बहना वाली, वो एक तरीके से कंगाल होने की वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो विश्वास एक तरीके से जो घोषणा पत्र में बीजेपी जब भी 370 उन्होंने धारा ले आई, राम मंदिर बनवा दिया, अब यूसीसी की बात चल रही है, तो तमाम जो बीजेपी के घोषणा पत्र एक तरीके से उसको संकल्प पत्र बोलते हैं। तो वो जो भी वादा करते हैं, लोग को ये भरोसा है कि वो कभी ना कभी इसको पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसकी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उन्होंने एक तरीके से सरकार आने के बाद पूरी की हो। कर्ज माफी की बात करते हैं, तमाम ऐसे अपने ही लोगों के कर्ज माफ होते हैं, बाकी किसानों के कर्ज माफ नहीं होते। तो जो घोषणा पत्र जारी हुए, इससे भी एक माहौल बन रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और जो लाड़की बहनें हैं वो और खुश होने वाले, लगभग 25,200 रुपये उनको सालाना मिलने वाले हैं। तो कई ऐसे परिवार हैं जिसमें दो दो लोगों को ऐसी योजना मिल रही हैं। तो ये हमने देखा है कि इसमें मुस्लिम जो तमाम यहाँ पर अल्पसंख्यक जो समाज है वो भी खुश नजर आ रहा है, खासतौर पे महिलाएं। तो महिलाओं का जो वोट है एक तरीके से पूरी तरीके से महायुति की सरकार की तरफ झुक रहा है, और जो लाड़का भाव योजना के आ रही है युवाओं के लिए, वो भी जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं। तो घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, एकमात्र इससे ये पता लग रहा है कि लोग घोषणा पत्र में ज्यादा बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं बजाय कांग्रेस के। जी। तो मोलेश्वर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा में आपने बहुत ही सटीक एग्जिट पोल जो है दिया था, बहुत ही सटीक आपने ज़मीनी सर्वे जो है मैं बताया था, ज़मीनी हकीकत बताई थी। तो ऐसे में अब ये क्या गारंटी है कि महाराष्ट्र के भी जो आपके आंकड़े हैं, जो आपका सर्वे है, ये बिल्कुल सटीक होगा, ये आंकड़े जो है रिजल्ट में दिखेंगे, क्या कहेंगे? तो जैसे आपने कहा कि हरियाणा में जी। हमारा एग्जिट पोल प्यारा हिंदुस्तान का जी। बिल्कुल सटीक गया था, ये हमने भी देखा किस तरीके से उसके बाद जनता ने हमें खूब प्यार दिया। हम महाराष्ट्र आए, अब हमने लोगों के सामने अपना ये जमीनी सर्वे भी दे दिया है। तो अंजलि जी, हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम इतना ही कर सकते हैं, जिन जिन लोगों से हमने पूछा है, जहाँ जहाँ विधानसभा में हम गए हैं रेंडमली, किसी से हम पूछ के नहीं गई, मार्केट में चले गए, कहीं गांव में चले गए, तो सबसे पता करके हमने विधानसभा का एक तरीके से पूरी डिवीजन वाइज विदर्भ, मराठवाड़ा, पूरा आपका उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, आपका मुंबई, आपके पालघर साइड, ठाणे, कोंकण एरिया में गई, वहाँ से लोगों से पूछा। तो गारंटी तो एकमात्र यही है कि हम जो कह रहे हैं वो हमने ग्राउंड पे जाके लगभग 1 महीने से आप महाराष्ट्र के लोग हमें देख रहे हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, और आज हम जो कह रहे हैं इसको भी सुन रहे होंगे। तो आप पता कर सकते हैं कि हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिले का आपको एक तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। आप खुद जाके पिछले 1 महीने के वीडियो देख सकते हैं, उसमें तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बड़े बड़े आपके शहर हैं, गांव हैं, उनका हमने आपको सर्वे दिखाया है। गारंटी हमारी यही है कि जो लोग ने, हमने महाराष्ट्र के लोगों ने जो हमें बताया है, हजारों लोगों ने, वही हमारा सैंपल है। आप वीडियो देख के जा सकते हैं। और जो हमने अनुमान लगाया है, अगर ये 23 तारीख को अगर एकदम एकदम अगर एग्जिट पोल की तरह निकल के आ जाता है, या वही आंकड़े अगर उसके आसपास भी नजर आ जाते हैं, तो ये महाराष्ट्र के लोगों का ही कहना है, ये इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जो लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने हमें बताया है, हमने वही आंकड़े आपके सामने रखे हैं, यही इसकी गारंटी है। तो महाराष्ट्र के लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारी रिपोर्ट को सराहा है। और अब हम जो आपके सामने जमीनी सर्वे लेके आए हैं, इस सर्वे के बाद मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से जो अब घोषणा पत्र निकल के सामने आए हैं, जो रैलियों का तमाम, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, बटेंगे कटेंगे से लेकर योगी जी के बयान के बाद मोदी जी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे, राहुल गांधी की खटाखट स्कीम चली जा रही है, और उसके बाद शरद पवार किस तरीके से कह रहे हैं मैं बुजुर्ग नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ। तो तमाम पार्टियां अपने अपनी घोषणा पत्र लेके आ चुके हैं। अब बारी है जनता की। जो जनता हमें कह रही है वो सच है, या वो जनता जो बैलेट ईवीएम का बटन दबाने के बाद जो बाहर निकल के एग्जिट पोल आएंगे वो सच होने वाले हैं। हम आपके सामने सबसे पहले और सटीक एग्जिट पोल लेके भी आएंगे 20 तारीख की शाम को।
तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सर्वे और दिखाने वाले हैं, जहां हम अभी तक गए नहीं हैं जिन गांवों में, वहां भी जाएंगे और आपसे फिर मिलेंगे और हमारी रिपोर्ट को देखते रहिए। तो आप जिस तरीके से अंजलि जी ने आपने कहा कि किसकी जीत होने वाली है, तो जीत एकमात्र होने वाली है, वो होने वाली है यहाँ की जनता की, महाराष्ट्र की जनता की, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोगों की। और जो यहाँ पर एक तरीके से बांट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आके संभाजी नगर में कहते हैं कि फिर से 15 मिनट की चेतावनी देना चाहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाएगी, फिर हम अपना यहाँ पर गुंडागर्दी शुरू कर देंगे, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूर दूर तक महाविकास अघाड़ी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करने वाली है। तो अपने मनसूबे शांत रखिए, क्योंकि फिर से अगर महायुति की सरकार आ जाएगी, देवेंद्र फडणवीस के ज़्यादा चांस हैं सरकार में मुख्यमंत्री बनने के। तो ये पूरा हमारा ग्राउंड रिपोर्ट रहा। आप हमारे तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट हैं उसको देखते रहिएगा। जो आपने सराहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंजलि जी, ये रहा हमारा ग्राउंड रिपोर्ट। हम महाराष्ट्र से इस समय बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में बैठे होंगे, तो ये ज़मीनी रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश कर दी है। अगर आपको क्या लगता है, कितनी सीटें आपको किस गठबंधन को देना चाहते हैं, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। और आपके वहाँ किसकी लहर चल रही है, आपकी विधानसभा में, आपके डिवीजन में किसकी लहर चल रही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुलेश्वर जी। आपने जो है जनता को वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में अवगत कराया। आप लाइव जुड़कर जनता को हर मुद्दे के बारे में आपने बताया, चाहे वो योजनाओं से जुड़ा हो, चाहे वो आप कह सकते हैं ज़मीनी हकीकत हो। और एक तरह से कहीं ना कहीं अब जनता भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन क्या होने वाला है और उसके बाद रिजल्ट के दिन क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और जनता को महाराष्ट्र की ज़मीनी हकीकत से अवगत कराने के लिए। तो जैसा कि आपने मुलेश्वर जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर आपको तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी दी है। अपना सर्वे भी उन्होंने बताया है और बताया कि किस तरीके से जो इन्होंने ये घूम के 10,000 किलोमीटर जो ये पूरा घूमे हैं, पूरी अगर आप कहेंगे कि जानकारी उन्होंने एकत्र की है, उस हिसाब से क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या खेला होने वाला है। तो ऐसे में आपने पॉडकास्ट पूरी सुनी है। अब इस पॉडकास्ट पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा और साथ ही साथ हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। जय भवानी। धन्यवाद।